मोतीलाल, आप सभी का इस संगोष्ठी में स्वागत है। ये लोकरंग 2025 लोकरंग का 18वां संस्करण है और इस संस्करण में आप लोग लोक संस्कृत, मिथक और विज्ञान विषय पर संगोष्ठी में शामिल होने जा रहे हैं। आप सभी के सामने देश विदेश से आए हुए विद्वान यहाँ अपनी बात रखेंगे। इन विद्वानों को सुन करके हम ये समझ सकते हैं कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ इसकी दिशा होनी चाहिए, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। ये विद्वान हमें एक तरह से पथ प्रदर्शक की तरह रास्ता दिखाते हैं। इस और मंच पर आसीन विद्वानों का अभिनंदन करने के लिए मैं श्री सुभाष चंद्र कुशवाहा सर का बुलाता हूं कि वे आएं और विद्वानों का अभिनंदन करें। और सामने उपस्थित सभी साथियों, बगैर किसी भूमिका के आइए इस विषय पर हम लोग अपने को ध्यान केंद्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि इस विषय पर बात हो और अन्यत्र बातें हम बाद में कर लेंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज आप सबके बीच में एक शानदार गोष्ठी हम लोगों को सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। संकेत करते हुए सुभाष चंद्र कुशवाहा सर ने कहा कि वक्ताओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, बोले वे हम लोग सुने, जनता सुनने के लिए आई है। ऐसी परिस्थिति में मैं सबसे पहले डॉक्टर बसंत कुमार मौर्य जो राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और संगोष्ठी में अपने दो शब्द रखें। समय का ध्यान रखते हुए आदरणीय लोकरंग ट्रस्ट के अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुशवाहा सर, परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर गौहर रजा सर, मंच पर आसीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दिनेश कुशवाहा सर, श्यामा मैम एवं सुनीता मैम सहित यहाँ उपस्थित सभी विद्वान साथियों एवं कलाकारों पर मैं हार्दिक नमन करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। लोक संस्कृत, मिथक और विज्ञान। भाई घनश्याम कुशवाहा जी ने कहा कि लोक जीवन जो होता है वो साझी संस्कृति पर आधारित होता है। हमें देश और समाज को आगे ले चलना है, मिलजुल करके ले चलना है और जो हमारे बीच में बंटवारे की दीवार खड़ी कर रहे हैं उस दीवार को गिराना है। डॉक्टर राम नरेश राम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और साहित्य और समाज की गहरी समझ रखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनके भी दो शब्द हम जरूर सुने। भाई राम नरेश राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोतीलाल जी। आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के प्रिय और शायर मिजाज शायर प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी, और जिनके लेखनी से, चिंतन से हम सभी लोग, भारत का एक पूरा बौद्धिक समुदाय प्रभावित होता है। आज के हमारे गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि और डॉक्टर सुनीता जी, आपको श्यामा जी, और यहाँ पर बैठे हुए आप तमाम विद्वज्जन, जैसा कि
बहुत ज़रूरी आयोजन हो रहा है। खास तौर पर मैं देखता हूँ जब कलश यात्रा निकलती है और जब महायज्ञ होता है गांव में, तो लोक रंग की याद आती है। और आज सुबह जब उधर गया था तो अनायास ही वो सारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं वो सब याद आने लगे, और पता नहीं क्यों याद आ रहा है। तो लग रहा था कि ऐसे में लोक रंग हम लोगों का महायज्ञ है और इसको जारी रखा जाना चाहिए, जैसा कि कल संकल्प भी लिया गया था। विषय पिछली बार जब हम लोग चर्चा में शामिल थे तो उसमें जहाँ बातचीत मैंने जहाँ तक पहुँची थी तो मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है। लोक संस्कृति, मिथक और विज्ञान। लोक संस्कृति निश्चित तौर पर जो समाज है बुनियादी तौर पर दुनिया की सारी सभ्यताओं में लोक की जो संस्कृति है उसका विकास कृषि संरचना के चलते हुआ है। बुनियादी दुनिया भर की सभ्यता, मेरी अपनी ये समझ है कि दुनिया भर की जो लोक संस्कृतियां हैं अपने मतलब भौगोलिक विविधता के चलते उनमें थोड़ा परिवर्तन भले आता हो, लेकिन मूल रूप से जो उसका उद्भव है वो कृषि आचरण के चलते वो लोक संस्कृति एक रूप लेती है। और उसी के बीच से मुझे लगता है कि सभ्यता के विकास के चरण में मिथकों की जो रचना है वो सभ्यताएं, समाज उस मिथक की रचना करता है। और मुझे लगता है कि मिथक की जो रचना है वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आजकल इस पर चिंतन कर रहे हैं और कहते हैं कि सभ्यताओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस ज्ञान को मनुष्य नहीं समझ पा रहा था, जिस शक्ति की जो सीमा है उसको नहीं समझ पा रहा था, तो उसका उसने मानवीकरण किया और इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप मिथकों का निर्माण होता है। मतलब कि मिथक ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें आधी हकीकत भी है और बहुत सारी कल्पनाएं भी। तो ये मनुष्य के स्वाभाविक विकास क्रम की प्रक्रिया में मिथकों ने जन्म लिया है। अब समस्या ये है कि विज्ञान और जो लोक संस्कृति है इसका जो अंतर संबंध है बहुत मजेदार है। ये है कि जाहिर सी बात है कि सभ्यताएं निरंतर विकसित होंगी और विज्ञान उसका कारण बनेगा। विज्ञान ही सभ्यताओं को आगे ले जाएगा। हमारे जितने संसाधन हैं विज्ञान उसका उत्पादन करता है, उसको बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति एक खास तरह की के चरण, जो सभ्यता के एक खास चरण की अभिव्यक्ति अगर है और वो खास स्थिति को अगर वो लोक संस्कृति दिखाती है कि ये समाज अमुक समाज मान भोजपुरी समाज एक खास तरह के अगर लोक संस्कृति के प्रति आग्रही है और उसको याद कर रहा है बार बार, तो वो तो एक खास चरण की अभिव्यक्ति है। लेकिन विज्ञान ने क्या किया कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो समाज है उसको आगे बढ़ाया, उसको आगे लेके चला गया। जैसे हल से हम ट्रैक्टर के युग में आ गए, तो हल से जुड़े हुए जितने भी सांस्कृतिक, जैसे कि विवाह के अवसरों पर हम देखते हैं कि दूल्हा जो है उस पर जुआठे पर नहलाया जाता है। अब जब आज के 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी तो जुआठा खोजते रह जाएगी। आज तो फिर भी छोटे स्मॉल स्केल के जो मैंने खेत हैं उसके चलते कुछ जगहों पर भारत में अभी भी उस तरह की खेती खासतौर पर दक्षिण भारत में है। तो वो अवशेष बचे हुए हैं, वो लोक संस्कृति उससे जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं वो हैं। लेकिन विज्ञान ने तो इतनी तरक्की करी कि अब वो बहुत सारी लोक संस्कृति के जो
रूप हैं उसको नष्ट कर रहा है, और हम लोग उस पर चिंतित हैं। जाहिर सी बात है कि उसको बचा लेना चाहिए। तो क्या हमें, यहीं से बात पिछली बार शुरू हुई थी, कि क्या हमें फिर लोक संस्कृति के प्रति बहुत आग्रही होकर के सोचना चाहिए? क्योंकि लोक संस्कृति अगर एक खास चरण, समाज के एक खास चरण की अभिव्यक्ति है, तो उस खास चरण में बहुत सारी गैर बराबरी की चीजें भी हैं। उसमें भारत जैसे देश में जातिवाद भी है, लैंगिक भेदभाव भी है, तो वो सब अगर उसकी देन है, उसमें लोक संस्कृति में ये सारी चीजें समाई हुई हैं, और विज्ञान ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया है, उसको नष्ट करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि विज्ञान हमें पारंपरिक जो हमारे लोक संस्कृति के भीतर जो भेदभावकारी तत्व थे उनको तोड़ रहा है, तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ हमें नए तरह के मिथकीय संरचनाओं के दौर में पहुंचा रहा है, जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि विज्ञान सिर्फ पुराने लोक संस्कृतियों के भीतर जो मिथकीय तत्व हैं उनको केवल तोड़ नहीं रहा है, बल्कि नया क्रिएट कर रहा है, नया गढ़ रहा है ना। तो जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास और मिथक एक तरह से मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। तो अब क्या होगा, कैसे हम अपने समाज को, अपने लोक संस्कृति को, जिसको हम कहते हैं कि लोक संस्कृति एक ऐसा सांस्कृतिक तत्व है जिसको हमको बचा लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी समाज को बचाना है, अगर उसको सही दिशा देनी है, तो लोक संस्कृति को बचा लेना चाहिए। तो क्या एक तरीका है कि हम वैज्ञानिक जो आविष्कार है उसका विरोध करें, और फिर हम पुरानी जो उत्पादन प्रणाली है उसमें पहुंचें, तब तो ये बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, साफ साफ बात। तो फिर क्या तरीका होगा? क्या लोक संस्कृतियां भी अपने स्वरूप को परिवर्तित करती हैं? जाहिर सी बात है कि मेरा मानना है कि लोक संस्कृति लगातार अपने आप को परिवर्तित करती है। उसकी संस्कृति की गति, उसमें परिवर्तन की गति बहुत धीमी है, सभ्यता के मुकाबले बहुत धीमी है, लेकिन होती है, बदलती है। तो अब समस्या यह है कि विज्ञान के बारे में जिस तरह से हम सोचते हैं, विज्ञान के बारे में आमतौर पर बौद्धिक समुदाय में ये जो धारणा है कि विज्ञान हमेशा मनुष्यता के कल्याण के लिए ही है, ये एक आम परसेप्शन है। और इसीलिए हम लोग जरा चीखते हुए, बहुत झुंझलाते हुए ये कहते हैं कि बताओ, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, फिर भी हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पिछड़ा चिंतन है, बहुत मैंने समाज को पीछे ले जाने वाली, प्रतिक्रिया करने वाली जो चिंतन प्रणाली है, उसी में समाज फंसा हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति इतना ज्यादा हो गई। आजकल मुझे लगता है कि दुनिया भर में इस पर चिंतन चल रहा है, लगातार इस पर स्कॉलर अपनी बातें कर रहे हैं। इजराइल का एक बहुत इस समय बहुत फेमस इतिहासकार नोआ हरारी, उसकी 4-5 जो किताबें हैं उसकी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, दुनिया भर में बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। हालांकि वो पूरा सूचना के इतिहास को लेकर के वो चिंतन कर रहे हैं, उस पर रखा है, लेकिन उसके बहाने अपने समाज की वो मिथकीय कथाएं जिस तेजी से उनका प्रचार प्रसार हुआ, हम देखते हैं कि वो 70 के पहले भी हमारे यहाँ भारत में मिथकीय कथाएं थी, लेकिन वो उसके संचालन का, उसके प्रसारण का सिर्फ माध्यम ग्रंथ हुआ करते, और ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता चाहिए। हमारे यहाँ निरक्षरता माने साक्षरता बहुत कम थी, तो इसलिए उसका जो प्रसार है वो बहुत कम था। लेकिन टीवी के आगमन ने, ये सूत्र मैंने वहीं से लिया है, मतलब हरारी जो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लिखित जो माध्यम था उसमें चूंकि गति बहुत कम थी सभ्यताओं की, लेकिन जो ये दृश्य श्रव्य माध्यम आने से, ये सूचना का नया माध्यम जो आता है, इसने विज्ञान को ये विज्ञान के नए आविष्कार की देन तो है, लेकिन इसने क्या किया कि मिथकीय
कथाओं को लिमिट करने के बजाय इसने और प्रसारित कर दिया। और क्योंकि विज्ञान ने कभी कोई दावा नहीं किया कि हम मनुष्यता के कल्याण के लिए ही सिर्फ आ रहे हैं, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और उसने क्या किया कि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो 70 के बाद टीवी का जो पूरा व्यापक प्रसार होता है, उसमें आप देखिए कि 90 तक आते आते 92 तक आते आते वह जो सांस्कृतिक प्रक्रिया चल रही थी वो 20-22 वर्षों में उसने अपना कमाल दिखा दिया एकदम। और वो कमाल इन अर्थों में दिखाया कि अयोध्या में पूरा इतिहास को चैलेंज करते हुए, तमाम धारणाओं को चैलेंज करते हुए उसने अपना रूप ले लिया। आज स्थिति वही है। आज जिस फेज में हम जा रहे हैं, हरारी जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा मनुष्य के पैरेलल खड़ा होने वाली एक संरचना विकसित हो गई। अब ये क्या करेगा? अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल हमारे जितने तरह की लोक संस्कृतियां हैं, हमारे जितने तरह के मिथक हैं, वो अपने आप में एक मिथक भी है और हकीकत भी है। सच्चाई तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करेगा कि मिथकों की पूरी संरचना को और ज्यादा पावरफुल बना देगा। और पहले जो टीवी की जो प्रसार क्षमता थी, कम्युनिकेशन की क्षमता थी, उससे कई गुना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रसार क्षमता है। इसलिए अब जो कंसोलिडेशन है, मतलब सोसाइटी में मिथकों की जो धारणा है या मिथकों की जो रचना है, उसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा मेगा रूप दे देगा। और इससे क्या होगा कि हम अपने लोक संस्कृति के आग्रह के बावजूद, हम चाहते हुए भी, है ना, हम जिस वैज्ञानिक चिंतन की ओर सोच रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक चिंतन की ओर सोच रहे हैं कि समाज बढ़े, उस दिशा में नहीं जा पाए। इसे एक उदाहरण दे करके कि कैसे अभी जो अमेरिका, चीन ने जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ऐप जारी किया, वो चैट अपनी डीपसीक करके उसने जारी किया और फ्री में कर दिया। कई ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, घबराहट हो गई पूरी दुनिया में। और इसके बाद अभी हाल ही में जो ट्रंप के बहुत बड़े दाहिने हाथ हैं, अपने एलन मस्क जी, उन्होंने जो जारी किया है, तो वो इसी बात को दिखा रहे हैं। वो उन्होंने जो जारी किया है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो जो बनता हुआ नया नैरेटिव है, जो पीपल के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, उसके पक्षधर के रूप में ये एआई आ रहा है। कुछ दिन तक तो चला, लेकिन अब आप देखिए उसका क्या इस्तेमाल। मैं इस उदाहरण से ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल विज्ञान उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से उससे काम लिया जाएगा। और विज्ञान से काम कौन ले सकता है? जो ताकत में रहेगा। तो विज्ञान हमेशा से ताकतवर लोगों के हाथों में रहा है, और वो इसीलिए विज्ञान नए मिथकों को गढ़ने में सहयोग करेगा, बजाय वो जनता को लोकतांत्रिक बनाने में, जनता को ज़्यादा कहें कि माने समावेशी बनाने की बजाय वो उसके ऊपर शासन करेगा और उसको नष्ट करने की ओर ले जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी लोक संस्कृति है, एक ऐसे दौर में हम पहुंच गए हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है। एक जो छोटी छोटी जो लोक संस्कृतियां थी, मतलब लोक व्यवहार थे, वे व्यवहार एक मेगा माने बड़े व्यवहार के रूप में उनका परिवर्तन हो रहा है और वो उनकी जगह दूसरी गतिविधियां ले रहे है ना, मतलब, और उसको सत्ता का संरक्षण हासिल है। संस्कृति हमेशा से ही कोई केवल स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ने वाली चीज नहीं रही। हमेशा से उसको प्रोपेगेट करने वाले लोग समाज में रहे हैं, सत्ताशील लोग रहे हैं,
वर्चस्वशाली लोग रहे हैं और वही लोग संस्कृतियों के भीतर किस तरह का मूल्य होगा इसको प्रतिपादित करते रहे। वही लोग इस बात को जैसे मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि संस्कृति तो पानी की तरह होती है जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। मतलब कि हमेशा सत्ता की तरफ से नीचे की तरफ, जनता को लगता है कि ये तो हमने विकसित किया है, लेकिन उसकी विकसित की हुई संस्कृति कहीं खो जाती है और सत्ता द्वारा जो निर्धारित संस्कृति है वो ही आगे बहती रहती है और उसको हम अपना मान लेते हैं। यही कारण था कि जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी ने, वो यही कारण था कि भाई हेजीमनी होती है एक संस्कृति की। और आज भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारी लोक संस्कृति गायब हो गई है, खत्म हो रही है। वो उसके कारण वैज्ञानिक आविष्कार भी हैं, लेकिन वो जो सत्ता की अपनी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से जो नई संरचनाएं वो संस्कृति को लेकर के गढ़ रहा है, अपने फायदे के लिए सांस्कृतिक मूल्य गढ़ रहा है, उसके चलते भी हमारी लोक संस्कृति खत्म हो रही है। और विज्ञान को भी वो नियंत्रित कर रहा है और संस्कृति को भी नियंत्रित कर रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं कि हमने मूल संस्कृति जिसको जिया था, समझा था, बनाया था, उस संस्कृति को हम भूल गए, है ना। हम आप देखिए कि छोटे छोटे, अभी सुनीता जी का तो इसको काम ही है, छोटे छोटे जो संप्रदाय थे, हिंदू संप्रदाय, हिंदुओं में जो संप्रदाय थे, उन संप्रदायों का अस्तित्व नष्ट हो रहा है। कबीरपंथी समाज से एक तरह से खत्म हो रहे हैं, निरंकारी संप्रदाय खत्म हो रहा है। ये सब जो नए तरह की संस्कृतियों का एक तरह से रूप थे और जिसको हम विविधता कहते थे, भारतीय समाज विविध संस्कृतियों वाला समाज है, वो इन्हीं से बनता था और समाज की जरूरत के हिसाब से भीतर से संस्कृति अपने आप को डेवलप भी करती थी। और यही कारण है कि जो धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए हैं वे सब भारत के बेचैन समाजों के परिवर्तन की अभिव्यक्तियां हैं। और आज स्थिति यह है कि उन परिवर्तनों को सत्ता महसूस कर ले रही है और ऐसे संप्रदाय जिसमें वो परिवर्तन की आकांक्षा जनता की व्यक्त होती थी, उसके प्रति वो बहुत सचेत है और उसको त्रस्त कर दे रही है और इसके बाद एक मेगा नैरेटिव बना करके ले आ रही है। राम की संस्कृति आज हमारे यहाँ लोक की संस्कृति है, आज दुर्गा की संस्कृति हमारे यहाँ सारी देवियों की संस्कृति है, मतलब और पूरा सनातन की संस्कृति। सामने बैठे हमारे सभी साथी, आप सभी का अभिवादन। आज की परिचर्चा का विषय है लोक संस्कृति, मिथक और विज्ञान। इस पर बहुत अधिक मेरा अध्ययन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अपने आसपास मैं देख रही हूँ, उन्हीं बातों को दो चार बिंदु में रखना चाहूँगी। लोक संस्कृति और मिथक, ये हम अपने आसपास लगातार देखते हैं। बिना मिथक के लोक संस्कृति आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि लोक संस्कृति में जितनी भी प्रस्तुति होती है उसमें मिथक का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे यहाँ बिरहा गायन होता है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी लोक कलाएँ हैं। पंडवानी एक लोक कला है जिसमें महाभारत की कथा जो एक मिथक के रूप में है उसकी प्रस्तुति की जाती है। हर लोक संस्कृति या लोक कला में मिथक की उपस्थिति ज़रूरी होती है, चाहे वो मंच पर गाई जाने वाली लोक कला हो या कोई पेंटिंग हो लोक कला की, या कोई हैंडीक्राफ्ट वाला भी काम यदि लोक कला का है तो उसमें मिथक को केंद्र में रखकर ही प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा मैं देखती रही हूँ। और तो लोक संस्कृति मिथक तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोक संस्कृति, मिथक और विज्ञान भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन तीनों के बीच एक गहरा संबंध है जो मानव जीवन को आकार देता है।
लोक संस्कृति हमेशा मिथकों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। बिना मिथक के उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये हम अपने लोक कला के माध्यम से हर कोई लोक कला का जो के दर्शक हैं या लोक कला से संबंधित जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उससे जो लोग पढ़ते हैं उससे वो जुड़े हुए हैं और उससे वो परिचित भी हैं। विज्ञान जो है एक आधुनिक अवधारणा है। इसको विज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि तमाम सारे मिथक उनको पिछली और प्रतिगामी और अवैज्ञानिक चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है क्योंकि जादुई यथार्थवाद में जितने भी मिथक आए हैं उन समुदायों जो मिथक आए हैं उन समुदायों के वो जो मिथक हैं वो हजारों साल के अनुभव के बाद या उनके निचोड़ से आएंगे हैं। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे एक बात है मिथक के रूप में हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो ये कहा जाता है कि इंद्र देवता बारिश करा रहे हैं या इंद्र भगवान के माध्यम से बारिश नहीं हो रही है या बारिश हो रही है, तो हम इंद्र को जो है वो सामान्य पानी का देवता होता है। और हमने जैसे कई यहाँ आसपास इंद्र से जुड़े हुए हम नाम भी देखे हैं, जैसे इंदारा कोई गांव है, इंद्रपुर है। ये तमाम जो गांव या जगह के नाम हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत पुराने कोई बावड़ी पाई गई या बहुत पुराना कोई कुआं है, इसलिए उससे संबंधित इंद्र से जोड़कर ही उस वहाँ के नामों को रखा गया है। विज्ञान की जो अवधारणा है जिसमें ऐसा माना जाता है कि विज्ञान की तरफ जाएंगे तो समाज को आगे ले जाएंगे, लेकिन समाज अपने मिथकों को जब तक ग्रहण नहीं करेगा तो वो आगे नहीं। बच्ची चूँकि आप सभी रहते हैं और इतना बढ़िया बोलते हैं कि मैं उसको समझने में अपना समय लगाता। ऑडियंस तो नहीं, बट राम जी जब भी बोलते हैं तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ सुनते कर, क्योंकि मेरा भी शौक है कि मैं नए सवालों से जुड़ना चाहता हूँ। एक परंपरागत तरीके से सोचने और समझने का जो तरीका है वो तो है, लेकिन उसमें खदबदाहट पैदा कर देना विचारों को विकसित करने का माध्यम होता है, उसी से विचार विकसित होते हैं। तो वो सुनते हुए मेरे मन में दो सवाल आए हैं, वो रख रहा हूँ इसलिए कि मैं उसकी उत्तर तलाशना चाहूँगा आप सबसे, आने वाले आप सब विद्वानों से। ये बात सही है, बिल्कुल सही है जो रामनरेश जी कह रहे थे कि विज्ञान एक सतत विकसित ज्ञान है और वो जब आगे बढ़ता है उसके प्लस और माइनस पर हम नहीं जाते, परमाणु बम और उसकी कीमोथेरेपी पर नहीं जाते, वो दोनों लेकर चल रहा, लेकिन सतत बढ़ रहा। ऐसे में लोक संस्कृति अगर पुरातन और यथार्थवादी या कहिए कि यथास्थितिवादी है तो निश्चय ही वो गतिशील नहीं बनेगी, तो नष्ट हो जाएगी। यानी विज्ञान बढ़ेगा तो लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी, एक उससे ध्वनि निकल रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्क्स यहाँ मेरी मदद करते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मेरी मदद करता है। जैसे कि ये बात सही है कि सत्ता लोक संस्कृति को प्रभावित करती है और अपने हित में इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए दुनिया में बहुत सारी लोक संस्कृतियों ने अपने को इस्तेमाल करते हुए सत्ता को उलट पलटा है, बहुत सारी चीजों में पलटा है। ये सवाल है हमारे सामने। दूसरी ओर देखिए कि लोक संस्कृतियों में बहुत सारे शब्द जो पुराण पर भी निकलते हैं वो इतिहास को पुनः वंचितों के हित में व्याख्यायित करने के लिए बड़े सहायक होते हैं। जैसे कि मैं ऋग्वेद को देख रहा था, ऋग्वेद का एक शब्द आता है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र पुरंदर। तो जब हम इस पुरंदर की व्याख्या करते हैं जैसे राम जी की तरह से अगर उस पर प्रवेश करके, तो ये भी तो निकलता है कि पुरंदर क्या है, माने जो किलों का भंजक करने वाला व्यक्ति इंद्र, वो पुरंदर है। और इंद्र किलों को तोड़ता था, तो किलों की तोड़ने की जरूरत कहां से आ पड़ी? यानी कि वो जिसको आपने एक मिथक क्रिएट किया है तो वो एक तरीके से आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी किलों को तोड़ता है। तो वो मिथक जो है एक तरीके से इंद्र की भी संरचना कर रहा है, लेकिन वही पुरंदर शब्द उस इंद्र को नष्ट भी कर रहा है और साबित कर रहा है कि अरे
ये तो भंजक था, हो सकता है आक्रमणकारी था, और हो सकता है कि भारतीय मूल निवासियों का भंजक ही हो, ये शब्द निकलता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले हमारे विद्वान मित्र इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सहारे भी बहुत सी चीज़ों को साफ करेंगे। और हम ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने रखा है कि हम लोग विज्ञान और लोक संस्कृति के सतत परिवर्तन को कैसे समझें, और क्या जैसे विज्ञान बदल रहा है उसी तरह लोक संस्कृति को बदल कर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या, उसके खिलाफ जो हमें पीछे ले जाना चाहता है या जो हमारी गतिशीलता को नष्ट करना चाहता है। धन्यवाद। लोकरंग के 18वें संस्करण में आज हम लोग उपस्थित हैं और ये गोष्ठी का विषय है लोक संस्कृति, मिथक और विज्ञान। तो आज जो हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी, प्रसिद्ध शायर और वैज्ञानिक गौर रजा जी, श्यामा सिंह जी, सुनीता जी की अभी इतिहास पर लगभग इन्हीं सब विषयों पर जो आज बात होकर रही है उसी पर उनकी किताब आई है इतिहास की, जो महाराजगंज जो तराई की मात्र देवियाँ। तो महाराजगंज जिला और नेपाल के नौलपरासी जिले में जो मात्र देवियों पर जो अध्ययन है उसमें मिथक क्या है उसको लेकर उनका काम है। तो अच्छा है कि आज इस तरफ बैठी हैं, तो उनकी भी बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग के श्रोता दीर्घा में भी बहुत महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। प्रोफेसर के.पी. कुशवाहा जी जो बड़े चिकित्सक हैं इस पूरे इलाके के, जिनकी ख्यात है, और तमाम साथी यहाँ पे, प्रतिमा इंजिती जी जिनका हम लोगों ने कल सार्वी अगलांस के नृत्य देखा, रामजी यादव जी हैं। मैं आज इसलिए याद करता हूँ कि जब लोक संस्कृति लोकरंग में जब संगोष्ठी होती है दूसरे दिन, तो अभी तक जो संगोष्ठियाँ हुई हैं वो मिथक, लोक संस्कृति और लोक संस्कृति के जितने भी बहुत सारे रूप हैं, लोक गाथाएँ हैं, इन सब, और फिर उसके बरक्स जन संस्कृति क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, क्या आगे का रास्ता होगा, इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। लेकिन इस बार विज्ञान का आयाम इसमें जुड़ा है, इसलिए विज्ञान की भी चर्चा शुरू हो गई। और एक बड़ी बात है और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक नए सिले से ये सवाल उभर रहा है। समाज में इस समय बहुत सवाल उभर रहे हैं। तो रामराय जी ने जिन सवालों को आज रखा वो उसी उभरने वाले सवाल हैं। लोकरंग का जो चौथा आयोजन हुआ था 2011 में, उसका विषय था लोक संस्कृति और मिथक। एक बार और हम लोग बातचीत कर चुके हैं और उस आयोजन में हम लोग के जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर मनोज पांडे जी उपस्थित थे। तो 2 साल पहले नवंबर 2022 में उनका निधन हुआ, हम लोग का उनका साथ छूट गया। तो आज मैं उनको इस तरह पर भी याद करता हूँ। तो उस संगोष्ठी में मनोज पांडे जी ने बहुत सारी बातें की थी। हाँ, तो उसमें ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात उनकी याद आ रही है कि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी कथाएं हैं, हाँ, हमारी जो कथाएं हैं वो उसमें वो एक मिथकों की खान है, ये बात उन्होंने कही थी। और उसी गोष्ठी में एक हम लोग के मौलिक बहुत साथी हैं जो इस संगोष्ठी में नहीं आए हैं। वो रहते हैं तो हर गोष्ठियाँ जो है बहुत जीवंत हो जाती हैं। अशोक चौधरी, तो वो कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिससे उन्होंने मनोज पांडे की उपस्थिति में ये कहा कि हमें मिथकों के जंजाल से मुक्त होना पड़ेगा। अशोक चौधरी जी ने कहा था। और साथ ही ये कहा कि नए नए मिथक बनाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यह भी एक मिथक ही है कि कुरीवाद समाप्त नहीं हो सकता। ये एक नया मिथक बनाया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, जो उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ ये दुनिया बदली थी और सारी
दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक हो गई थी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अब वैश्वीकरण अब समाप्त होने की ओर है, उन्होंने कहा। और ट्रंप की सारी निर्णयों को आप देखते हैं तो वो उसी और पर अक्सर है कि हर देश जो है अब वो अपने ही देश की अर्थव्यवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है, और पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में तहरीक क्या है, ये एक तरफ से यही कोशिश है कि एक दौर में इसी को बहुत कहा गया कि सारी मुक्त अर्थव्यवस्था होगी, हर जगह कोई भी माल जा सकेगा, बिक सकेगा, लेकिन आप कह रहे नहीं हम 125% चीज पर लगाएंगे और नहीं होगा। तो एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि एक कोलकाता के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कल अमर उजाला के संपादकीय में लिखा था कि ये उल्टी दिशा नहीं है, खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उदारीकरण का एक दूसरा ही दौर शुरू होने वाला है। तो एक मिथक जो अशोक चौधरी जी ने कहा था कि नए नए मिथक बनाए जाते हैं, तो वहाँ से ही मैं इस बात को पकड़ता। हालांकि आज की गोष्ठी में सही मायनों में आधिकारिक वक्ता जो विषय है उसके दो ही लोग हैं। एक तो गौरजा जी जिनकी किताब आई है मित्रों से विज्ञान तक, और दूसरे जो लोग संस्कृत में बहुत गहरे तक धसे हुए हैं दिनेश कुशवाहा जी हैं वो। लेकिन हम लोग भी कुछ छिटपुट बातें करने की कोशिश करेंगे। ये हरारी की एक किताब का जिक्र मेरे कर रहे थे, बहुत चर्चित हुई है कि जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो एक चुनौती पूरी दुनिया के सामने आ रही है, वो उस चुनौतियों को रखते हैं। वो कहते हैं कि नियंत्रण बढ़ेगा, अधिनायकवाद बढ़ सकता है एआई से, लेकिन कुल मिला के वो उदारवाद का समर्थन करते हुए उसी उदारवाद के बीच कुछ नया कुछ परिवर्तन की मांग करते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी किताबें आई हैं जो काफ़ी चर्चित हो रही हैं और घूम फिरा के वो उदारवाद का ही समर्थन कर रही हैं, लेकिन उसके पहले हरारी की जो और सारी किताबें आई हैं, जो मानव विकास की यात्रा है, होमो सेपियंस है, 21वीं सदी की 21 चुनौतियां हैं, उस सब में एक खास बात हम ये देख रहे हैं कि उसमें जो मनुष्य के श्रम की जो प्रतिष्ठा है, श्रम का जो मनुष्य के विकास यात्रा में जो श्रम का योगदान है, उसको एकदम से उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। और इसलिए आज की गोष्ठी में वो भी महत्वपूर्ण है कि लोक संस्कृति के निर्माण या लोक संस्कृतियाँ बनती हैं तो श्रम से बनती हैं, सामूहिक श्रम से उत्पन्न होती हैं। तो आजकल एक विमर्श में पूरे तरह से श्रम की प्रतिष्ठा को गायब कर देना, इन हाथों की दो हाथों की भूमिकाओं को खत्म कर देना कि लो हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, ये गाने का बोल है। लेकिन जब मनुष्य खड़ा हो गया, उसके हाथ आजाद हो गए, तभी से उसके वास्तविक विकास की यात्रा शुरू हुई, उसका मस्तिष्क बनना ठीक से शुरू हुआ, उसके अंदर चेतना और जब वो प्रकृति के परिष्कार और संस्कार की तरफ बढ़ा तो उसी में संस्कृत का जन्म हुआ। जब वो प्रकृति का संस्कार करता है और साथ साथ प्रकृति से भी वो संस्कारित होता है, उसी में संस्कृत का जन्म होता है। यही मोटे तौर पर संस्कृत की परिभाषा है। हम परिभाषित शब्दावली में नहीं जाएंगे, लेकिन संस्कृत और सभ्यता में फर्क है और दोनों चीज़ों पर बात करने से आज जो बहस सवाल उठी है तो उस पर कुछ रोशनी पड़ सकती है। सभ्यता वो है जो बाह्य रूप है और संस्कृत वो है जो मनुष्य के भीतर है। वही जो विकार संवेदनाएं जो है वो जो जिसका प्रतिबिंब होता है वही सभ्यता के रूप में होता है। इसलिए मानव विकास की सभ्यता और उसकी यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि भौतिक प्रगति बहुत आगे हो जाती है, लेकिन उसका जो सांस्कृतिक चेतना का जो पूरा वातावरण होता है वो बहुत पीछे रह जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी उसको जोड़ लीजिए, वो बहुत आगे बढ़ा हुआ नजर आता है, लेकिन भौतिक क्षेत्र में वो बहुत अपने भारत के साथ इतिहास में देख के आप बहुत गहरे तौर पर महसूस कर सकते हैं। खासकर ऋग्वेद और ये वेद तक जो बात करें तो उसमें तो लगता है कि कितना सांस्कृतिक, कितनी बढ़िया ऋचाएँ हैं, 1000 श्रुतियाँ हैं, आदमी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और फिर वहीं से भारतीयता की खोज करने निकल जाते हैं, कितना अभिभूत हो जाते हैं, भावविवल हो जाते हैं। लेकिन जब उस दौर की भौतिक प्रगति में आप देखेंगे या बाद में भी देखेंगे तो वो मिलता है और इसी को भारत के मुख्य धारा बनाए रखा गया है।
कि कोई जरूरत नहीं, हमको विकास की क्या जरूरत है, और यही उन्नत है क्योंकि इलोक है। आपको वहाँ ये तो भ्रम है जो शंकराचार्य ने सारे बुद्ध और जैनों के जो दर्शन की जो सारी हमारी उपलब्धियां थी उसको पलटते हुए जो उसको कहा, ये सब वो दुनिया भ्रम है, मिथ्या है, ये सब आपकी दुनिया में वो सब मिथ्या है। तो उस तौर पर देखिए तो ये लगता है कि आज भी उसी को फिर से एक तौर पर एक नए तरीके से लाने की कोशिशें हो रही। अब विज्ञान ने वाकई हम लोग को बहुत कुछ दिया है। आज खासकर जो मनुष्य का जीवन इतना आसान हुआ है, उसका स्वास्थ्य इतना बेहतर हुआ है, उसका चिकित्सा के तौर पर उसकी उपलब्धियां देख लें। और इसके साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, वैसे वैसे हमारा जो प्रकृति को लेकर जो एक रहस्यवाद था, जब प्रकृति में हम जो घटनाएं घटित होती थी उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए प्रकृति पूजा की तरफ गए। फिर उसके बाद वो आगे चलता रहा, लेकिन विज्ञान ने उस समझने को जैसे जैसे मनुष्य को समझने में ये सहायता दी, वैसे वैसे एक प्रगतिशीलता की और वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ मनुष्य के अंदर विकास हुआ और वो आज उसका योगदान है। लेकिन एक सही सवाल ये है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि एक दौर में बात कही जाती थी कि जैसे जैसे वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा वैसे वैसे ये जो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, ये जो इन लोग के प्रति जो बहुत गहन आस्था है, ये सब खत्म हो जाएगा। और खत्म नहीं होगा तो बहुत न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन वो देखते हैं कि वो खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि नए ढंग से और ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है। तो वही रामदेव जी की चिंता वही थी कि भौतिक क्षेत्र में तो हमारी प्रगति है, जिंदगी आसान हो रही है, किसानों के लिए भी बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जिससे उनकी खेती बाड़ी आसान हो रही है। आमतौर पर महिलाओं की जो बहुत सारी जो उनकी आज़ादी जो उनकी एक घर में कैद थी, और जमसार गीत तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, अभी भी बहुत लोग मुंह धोते हैं, मांग करते हैं कि महिलाएं जमसार नहीं गा रही हैं। तो जमसार गाने के लिए तो फिर से आता चक्की पर गेहूँ पीसे और जमसार गाएं। लेकिन विज्ञान ने ही ये दिया कि आज गेहूँ पीसने से लेके और तमाम चीज़ों से मिली महिलाओं को एक बहुत सारा श्रम करने से एक हद तक आज़ादी मिली। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि सारी जो प्रगति हुई है वो संस्कृत के क्षेत्र में हमें कैसे पीछे ले जा रही है और बार बार एक पुनरुत्थानवाद हावी हो रहा है। तो मैं और ज़्यादा बेहद व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 और सवालों के साथ कि एक हम लोग को देखना चाहिए कि 3 तरह की प्रक्रियाएं मुझे लगता है कि इस दौर में हो रही हैं, उसमें लोक संस्कृति उससे अछूता नहीं है। एक तो प्रक्रिया है जो आत्मसात्मीकरण की बात, ये एप्रोप्रिएशन की बात। दूसरी बात है जो रीसंस्कृतिकरण की, डीकल्चराइजेशन की। ये बहुत आज के दौर में, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ कर देखना चाहिए। और एक तीसरी बात है संस्कृतिकरण की। संस्कृतिकरण तो ठीक है, वो आया था, हालांकि श्रीनिवास जी ने जो जाति के अर्थ में और एक खास एक क्षेत्र के अध्ययन के दौरान उसको उन्होंने व्यक्त किया था कि जैसे निचले क्रम में जो जातियाँ होती हैं वो संस्कृतिकरण के जरिए जो ऊपर की जातियों के जो संस्कृति होती है उसको एडाप्ट करके आगे ऊपर अपने को परिवर्तित करने की कोशिश करती। लेकिन बाद में ये बात हुई कि ये दो तरफा प्रक्रिया होती है, दोनों तरफ से होती है। इसलिए आज लोक संस्कृति में आप देखेंगे तो वो तत्व ज़्यादा हम लोग को प्रधान दिखाई देता है जो सामंती और जो शासक वर्ग है या पूंजीपति वर्ग के जो विचार मूल्य हैं उसको आदान प्रदान से हमारे लोक संस्कृति में जो विरूपण हुआ है वो ज़्यादा दिखता है। एक तो ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। दूसरा जो आत्मसात्मीकरण है वो उसकी ओर रामदेव जी बोल चुके हैं, उसको परिभाषिक शब्दावली के तौर पर मैं याद कर रहा हूँ कि बराबर तो बेसिकली द्रौपदी और उसको लेके जो भी लोग उससे मिलते हैं तो कहते क्या द्रौपदी की जिंदगी है। मेरा नहीं, द्रौपदी की जिंदगी नहीं है, किसी एक औरत की सच्ची जिंदगी है।
तो मुझे लगता है एक बार अगर जिक्र हुआ तो मैं वो कविता सुना दूँ, फिर उसके बाद अपनी बात रखूँगी। शीर्षक है 5 मर्दों वाली औरत। 3 मर्दों को छोड़ने के बाद एक औरत चौथे मर्द से ऐसे बांध दी गई जो किसी काम लायक नहीं था। बेमेल जोड़ी थी, पर वह बहुत खुश थी अपने चौथे पति से, क्योंकि वो नहीं मारता था। 3 मर्दों को छोड़ने वाली औरत के चर्चे गांव के मर्दों में आम थे। उस औरत के पति से गांव के मर्द अंतरंगी सवाल करते और मजे लेते। इधर सवाल बढ़ने लगे, उधर पत्नी की रोज पिटाई होने लगी। औरत को समझ में नहीं आता था कि उसने ऐसा क्या किया। कहीं जाती भी नहीं, किसी से बतियाती भी नहीं, हर बार मार खाते खाते थक चुकी थी। अब वह पेट से थी। वह पति से सवाल करती रही, इस बार नहीं छोड़ूंगी इस पति को, जिसको वह लड़ना समझ रही थी। अंततः बस वह एक छल था। शादी के बाद प्रेम का होना, एक अच्छे प्रेमी की तलाश करना कोई नई बात नहीं है। उसे भी अपने गांव के वर्चस्वशाली मर्द से प्रेम हुआ। उस मर्द की ये पहली महिला प्रेमिका नहीं थी। हालांकि उस औरत को भी पता था कि गांव में उसकी बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि वह अपने प्रेम के भरोसे उसे अपना बना लेगी। उसे हर बार अपने प्रेम पर भरोसा था। पहले के 3 पतियों के छोड़ने से पहले चौथे पति के साथ भी, अब और इस प्रेमी के साथ भी। पता नहीं क्यों औरतों को हमेशा अपनी ईमानदारी और अपने प्रेम पर बहुत भरोसा होता है। वो हमेशा सोचती है मर्द कैसा भी हो उसे प्रेम से बदला जा सकता है, पर वो बार बार भूल जाती है कि मर्द कभी किसी से प्रेम नहीं करता। वो हमेशा हासिल करने की फिराक में होता है। बाद रोज बेहद प्रेम करता है, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा। इत्तेफाकन एक बार पत्नी और प्रेमिका में मुलाकात हो गई। पत्नी ने पूछा प्रेमिका से, सच में आपको प्रेम करता है? प्रेमिका मुस्कुराई, उसे कोई जवाब दे देना बना। पत्नी, इनको तो पैजामा की डोरी खोलना पसंद है। उनको आपने क्या पसंद है? प्रेमिका, ब्लाउज का हुक खोलना बहुत पसंद है। दोनों जोर से ठहाका लगाकर हंसी। उसको तो सिर्फ देह पसंद है। और दोनों औरतों को एक मर्द ने ठग लिया। प्रेमिका ने रिश्ता खत्म करना चाहा। इस बार 5वें मर्द ने उसे नहीं मारा। उसने औरत के शरीर के खुले अंगों को काटा, चेहरे, पीठ, कमर और हाथ पर, जिनको ठीक होने में महीनों लगे। निशान बरसों रहे, महीनों भर में बंद रही। उस औरत के लिए प्रेम हमेशा एक सा ही रहा। मर्दों के बीच चर्चा में रहा। आजकल दिखती नहीं 5 मर्दों वाली औरत। ये 5 मर्दों वाली औरत। लोक संस्कृति मिथक और विज्ञान। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मिथक पर ही सवार होकर आर्थिक धार्मिक राष्ट्रवाद आया। ये बात हम लोग को एकदम मान लेनी चाहिए। विज्ञान का मिथक गढ़ा गया, मतलब विपक्ष को कैसे आपको एकदम करप्ट कर देना है और सत्ता कैसे विकास का मिथक कर लेती है, और फिर बाद में अंततः वो अपने असली एजेंडे पे काम करती है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो राम नरेश जी की बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि चाहे जिसकी भी सत्ता होगी वो अपनी सुविधा से ही विज्ञान को गढ़ेगा। तो सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, चाहे जो भी सत्ता आएगी। जैसे हम हमेशा, क्योंकि मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, तो जब भी किसी भी शासक की बात होती है, सम्राट या बादशाह की बात होती है, तो फला ऐसे थे। इसका एक मूल मंत्र यही होता है कि जो शासक, जो सत्ता जितनी क्रूर रहेगी, जितनी निर्मम रहेगी, वही शासन में राज करेगी और जनता को जितना दबाएगी। कुछ बीच में सब रूपे छोड़ती रहेगी, नॉर्मल, मतलब बहुत अच्छी नीतियों का जो दिखावा ही होता है। तो मिथकों में अगर विज्ञान की हम बात करें तो मैं एक उदाहरण अपने लोक का लेती हूँ जो हमारे वहाँ पर, जैसे अभी चैत्र का नवरात्र बीता है, तो हमारे वहाँ यह चलन था कि अगर चैत्र के नवरात्र में अगर रात में जो रास्ते दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं चौराहा, वो मेन चौराहा नहीं, जो गांव के होते हैं, चक्रोट होता है, खेत होता है, ऐसे जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं, वहाँ रात में अगर आप जो है
धागा, नींबू, सिंदूर, मिर्चा ये सब रख दें और किसी महिला को अनियंत्रित माहवारी हो रही है तो वो कर दे तो और रात में, क्योंकि तब शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो महिलाएं सुबह मतलब दिन सूरज निकलने से पहले ही घर से बाहर निकलती थी, शौच के लिए जाती थी। जो पहली महिला उसको लाभ मिल गई, उसको लंघन मिल गया, मतलब उस महिला की जो अनियंत्रित माहवारी थी वो उस महिला को मिल गई जिसने उसको लाना। मिथक ये है कि उससे वो ठीक हो जाएगा, सच्चाई ये है कि वो महिला वजाइनल संक्रमण, तमाम तरह के औरतों के संक्रमण होते हैं जिससे अनियंत्रित माहवारी होती है। तो मिथक का काम ये था कि आपको जो है ये बताया कि आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ किसी और को हस्तांतरित करनी होगी। तो एक बढ़िया ये फायदा हमारे वहाँ हुआ कि मेरा गांव मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर है, तो जब जननी सुरक्षा योजना आई तो अस्पताल बने और महिलाओं की जच्ची वगैरह अस्पताल में किया जाने लगा और आशाओं को ये काम दिया गया। तो एक फ़ायदा ये हुआ कि महिलाएं अपने बच्चे जो हैं अस्पतालों में जलने लगी, उनके एवज में कुछ मिलता था, 600 से या 1-1.5 हज़ार तक था। तो हम लोग का पूरा इलाका ही गरीब और पिछड़ों का ही है, तो उतने के ही लालच में औरतें गई। तो विज्ञान ने तो कम से कम ये किया कि सुरक्षित महिलाएं जच्ची की और महिला मृत्यु दर जो है थोड़ी कम हुई। लेकिन उस विज्ञान ने, उस वैज्ञानिक चेतना सत्ता ने नहीं पहुँचने दिया कि एक महिलाएं जो बेटे के चक्कर में 6 मेरी खुद एक ननद है जिसकी 4 बेटियां, हम लोग समझाते थक गए, लेकिन नहीं, वो 5वां बेटा जब हुआ तब जाके वो जच्ची रुकी। तो ये इनकी ये बहुत निर्भर करता है कि हमारी सत्ता जैसे ऊपर है उसी हिसाब से संस्कृति आएगी। तो जब मेरा काम था कि मातृ देवियाँ, भारत और नेपाल की जो मातृ देवियाँ हैं उनमें वो कौन, मैंने जब एमफिल किया तो मैंने अपने जंगलों में, जैसे बोबड़ा माई का थान हमारे वहाँ बहुत फेमस है जंगल में है, सुनाड़ी में, ये सब प्राकृतिक स्थल है, तो जंगलों के अपने प्राकृतिक स्थल हैं। और वहाँ जाएंगी तो मुझे लगता है 100 साल पुराने बरगद के पेड़ हैं जो एक दूसरे की जड़ें लेके 200-300 मीटर तक बड़े बड़े हैं। और वहाँ जाएंगे तो आपको देवी नहीं याद आएगी, वहाँ आपको वो जगह याद आएगी। वो जगह इतनी सुंदर है कि लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो, हम जिस परिस्थिति में पले पड़े, मानव का जो विकास है, उस विकास में देवी का निर्माण वो मिथ के आधार पे भी हुआ, क्योंकि हमारे समाज में बताया ना कि एक जो सीधी सी बात हम कह रहे हैं ना कि महिला स्वास्थ्य का अगर मुद्दा है तो ये सच है, लेकिन उसको खत्म करने के हमने मिथ के तमाम तरीके अपनाए। अगर जैसे हम बात करते हैं कि जब तमाम दुनिया की तमाम जो देवियाँ रही हैं वो जंगल से, अनाज से लेके, मतलब प्रजनन से संबंधित, चाहे वो पेट भरने से लेके, बच्चे पैदा करने से लेके, महिला स्वास्थ्य से लेके अध्यात्म तक में हमने उनको केंद्र माना। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा उसमें कहीं मात्र सत्तात्मक सभ्यता तो नहीं मिली। जहाँ मातृवंशी अभी भी है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पे है जहाँ पे माँ के नाम से बच्चे जाने जाते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लमेटिक ये है कि महिलाएं, जो परिवार में जो सबसे छोटी महिला होगी उसको प्रॉपर्टी होगी, सबको नहीं मिलेगी। मतलब अगर 4 बहनें हैं तो 3 बहनों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नाम मिलेगा बच्चे को, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो बहन हो जाएगी। तो उसके लिए वहाँ पर कुछ आंदोलन है। तो जब आप ये देखेंगे कि सत्ता कैसे बदल रही है, उसी में देवियों का निर्माण भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो भारतीय संस्कृति में जो मुझे सबसे ज़्यादा संकट ये लगता है कि हम पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ते, नई चीज़ें भी जोड़ते, मतलब पुरानी भी लाएंगे और नई भी जोड़ते जाएंगे और वो बहुत पच होता चला जाएगा। तो संकट है कि जो बहुत पच वाला जो पॉइंट है ना, उसी पॉइंट को सत्ता जो है अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग याद करिए 14 से पहले अचानक से गांव में शिव चर्चा का चलन चला, घर घर चला। और हम लोग का गांव तो बेसिकली पिछड़े और दलित लोगों का ही है, 1-2 है जो उनकी एकदम उस तरह से कोई वही नहीं, तो हर मामले में बहुत आगे है। तो घर घर जहाँ ऐसे समय में होता था शिव चर्चा, भादो मतलब अगस्त या सितंबर के समय घर में कोई अनाज नहीं मिलता, दलितों को बिल्कुल अनाज नहीं मिलता। जून से 15 जुलाई के बीच मजदूरी में जब वो कमाएँ खाएँ और थोड़ा बहुत तो वो करते थे भादो, मतलब धान कटने से पहले 1 महीना पहले। तो उस टाइम वो शिव चर्चा करते थे और पता चला कि आज मेरे घर हुआ है तो हम जितने औरतों को इकट्ठा किए, हम उनको खिलाएंगे, जो हमको होगा वो हम देंगे। फिर
अगले हफ्ता जो है उनके घर होगा। तो ये जो संस्कृति जिसको हम समझ रहे हैं लोक संस्कृति है, ये सत्ता द्वारा संचालित संस्कृति, ये हमको समझना होगा। और सत्ता के द्वारा जो संचालित संस्कृति होती है इतनी माइन्यूट होती है धर्म, क्योंकि हम हमेशा अपना पैसा लगा के, अपना समूह, अपनी ऊर्जा लगा के उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि जो भी सत्ता जहाँ भी होगी, मतलब जिस देश राज्य में होगी, वो वही तरीका अपनाती है कि जनता क्या चाहती है, वो जनता का मूल उद्देश्य क्या है। हमको हमेशा अध्यात्म और मुक्ति की बात करते हैं, क्योंकि हम जो ये बार बार ये कहा गया कि सनातनी परंपरा है, तो ये जो परंपरा की बात है, और मेरा जो पूरा रिसर्च निकल के आया कि भारत में कम से कम महाराज को 982 का ही काम हम काम देखे, तो हम देखते हैं कि देवियों के निर्माण में जो है दलितों की अलग देवियाँ हैं, पिछड़ों की अलग देवियाँ, सवर्णों की अलग देवियाँ हैं। एक सवर्ण मुझे मिले परमहंस चतुर्वेदी नेपाल में, उनका जो मैंने इंटरव्यू लिया तो वो बोले कि कात्यायनी का जो दुर्गा की 9 बहनें हैं, कात्यायनी का जो गोत्र है हम उस गोत्र से आते, तो वो हमारी कुल की देवी हैं और हम उस गोत्र के वंशज हैं। ये हिम्मत क्या दलित उठा सकता है? नहीं उठा सकता। वो ये कह ही नहीं सकता कि दुर्गा का जो गोत्र है वो हमारा गोत्र है, क्योंकि बेसिक बहस तो रक्त शुद्धता की है ना, तो सबसे शुद्ध रक्त किसका है? ब्राह्मण का है। तो वो अपने को वहाँ से जोड़ सकता है, लेकिन हम नहीं जोड़ सकते। उसी तरह जो दलितों के वहाँ उनकी देवियाँ सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, और वो जो है उनके पास वो सारे वो ताकतें हैं। और जब लोकल में हम जनता के बीच जनता का हम वो करते हैं, जो दलित पिछड़ों के लोग हैं उनकी देवियाँ करूण हैं, और वो मतलब योनिक रूप से अपवित्र है, वो बहुत कुरूप है, स्वभाव से बहुत दुष्ट है। तो ये देखने को मिलता है। और वहीं जो दुर्गा की हम बात करते हैं, और वहीं फिर हम जब वेद में जाएंगे, ऋग्वेद में जाएंगे, तो वहाँ पर अगर देवी के नाम पे जो भी देवियाँ हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो अदिति है, उषा है, 2 देवियाँ मिलती हैं। देवता में हमें विष्णु का जिक्र मिलता है। उसके बाद जितने देवता हैं वो सब बात में गड़े गए, चाहे वो गणेश हो, विष्णु, शंकर, और बहुत मतलब वो आदिवासी देवता रहे, लेकिन उनकी ताकत को समेटने के लिए बाद में उनके साथ इस तरह से किया गया। तो उसी तरह से देखते देखते आप चले आएंगे, और आज के समय में देखते आएंगे तो लगातार देवी निर्माण भी हो रहा है, देवी बहुत सारी खत्म भी हो रही है, क्योंकि इस इलाके में इकोलॉजी के आधार पे ही देवियों का निर्माण है। वो जंगल की जो परिस्थिति है उस हिसाब से वो चाहे जमकातर माई जो मगरमच्छों की देवी है, तो क्योंकि वो इलाका दलदली है, नदी है, वो तालाब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मगरमच्छ बोलते हैं। क्या ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। तो कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोग उसके पैरेलल जो जातियाँ हैं, दलित पिछड़ी जातियाँ हैं, वो संस्कृति के आधार पर अपने देवियों को उसी तरह से पूजते हैं और उसी तरह से शक्तिशाली मानते हैं। और निष्कर्ष इस रूप में है कि हमारा भारत एकदम जातीय क्रम के आधार पे है, तो उस आधार पे देवियों का भी ताकत, रूप और उनकी जो है पवित्रता निर्धारित है। जिन्होंने मेरी नॉलेज को भी बढ़ाया। हमारा देश असल में बहुत अद्भुत देश है। जितना आप जानने की कोशिश करें उतना आपको पता लगता है कि आप कम जानते हैं उस देश। मैं शुरुआत करता हूँ उस कहानी से जो मुझे बहुत पसंद है, साइंस की। साइंस ये कहती है कि एक वक्त ऐसा था जब कुछ भी नहीं, और अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आँख बंद करके 15 सेकंड ये सोचने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा वक्त था जब कुछ भी नहीं था, तो ये सोचना कितना मुश्किल है। क्योंकि नॉर्मल जवाब आएंगे कि अंधेरा था, हमारे चारों तरफ कुछ नहीं था,
शून्य था, ये नॉर्मल जवाब आएंगे। आप करीब होना चीजों का भी, कुछ भी नहीं था का ये भी मतलब है कि धरती भी नहीं थी, ब्रह्मांड थी। और ये सोचना बेहद मुश्किल था। इसको सोचने के लिए बहुत सारी मैथमेटिक्स की जरूरत है। इसको सोचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी फिजिक्स की जरूरत है, जो समझना आसान काम नहीं। लेकिन कुछ हुआ ऐसा जिसे हम आम जबान में बिग बैंग के नाम से जानते हैं, यानी ऊर्जा का एक विस्फोट है और वो फैलना शुरू। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तापमान, और शुरुआत के 10⁻⁻43 सेकेंड, यानी एक ऊपर रखें, लकीर लगाएं, एक लगाएं और 43 जीरो लगाएं। सेकंड का इतने बड़े भाग में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, आज का विज्ञान नहीं था। ये ऊर्जा फैलनी शुरू हुई। शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं, और टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ कि प्राइमरी कण जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, वो पैदा हुए, और उसमें दो तरह के पार्टिकल, एक जिनको हम मैटर कहते हैं और दूसरे एंटी मैटर। एंटी मैटर और मैटर जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते, और ये एक सूप था जो भयानक तौर से उबल रहा था। एंटी मैटर और मैटर बराबर थे और एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और पैदा। लगभग 18 सेकेंड जब गुजरे, तब तक ऊर्जा फैल चुकी थी। हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बन चुके थे, यानी जिनको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके थे। टेम्परेचर इतना कम हो चुका, लगभग फैलाव जो था अब ब्रह्मांड का, वो 200 से 400 लाइट ईयर्स तक का हो चुका। लाइट ईयर का मतलब होता है दूरी, ये वक्त का पैमाना नहीं। और ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास में उसने पास किया तो पढ़ चुके, मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता। यानी बिजली का एक फोटॉन या रे 1 सेकेंड में 1,84,000 मील चलती है। तो अगर 200 लाइट ईयर की कल्पना करने की कोशिश करें या 400 की कल्पना करने की कोशिश करें, तो ब्रह्मांड का एक बिंदु से इतना बड़ा फैलाव हो चुका था। टेम्परेचर नीचे आ गया, शुरुआत के तारे बनना शुरू, यानी हीलियम और हाइड्रोजन के एटम करीब आए, एक दूसरे से टकराना शुरू हुए, बहुत बड़े तारे बने। और उसके बाद वो तारे इतने बड़े थे कि ज्यादा जिंदगी नहीं थी उनकी, वो फटना शुरू हुए। तो फिर से उनका पूरा ब्रह्मांड में इकट्ठा होने लगा और ब्रह्मांड फैलता गया। इस लगातार फैलाव के बाद फिर वो पूरा करीब आया, लाखों करोड़ों तारे बनने शुरू हुए। ये तारे करीब आए गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और जिनको हम अब
मंदाकिनियां हिंदी में कहते हैं, वो पैदा होते हैं। यानी लाखों करोड़ों तारों की एक मंदाकिनी और लाखों करोड़ों मंदाकिनियां जो लगातार फैलती जा रही है। ये घटना लगभग 14 करोड़ यानी 14 बिलियन ईयर 13.799 ईयर पहले थी। अब ब्रह्मांड की जिंदगी आधी गुजर चुकी। लगभग जैसा आज का ब्रह्मांड है, लगभग वैसा ब्रह्मांड बन चुका और ये ब्रह्मांड फैलता है। इस अथाह समंदर में ब्रह्मांड, जहां वक्त पैदा हुआ, जहां स्पेस पैदा हुई, जहां मैटर पैदा हुआ, जहां एंटी मैटर पैदा हुआ, वहां पर एक खूबसूरत मंदाकिनी जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा के किनारे के ऊपर छोटा सा चमकता हुआ तारा। उस छोटे से चमकते हुए तारे के चारों तरफ घूमते हुए नन्हे नन्हे गोल गेंद, उनमें से एक स्पेशल गेंद जो नीला हरे रंग का बाहर से अगर हम उस पर पानी और खुश्की और पानी मिला करके उस पर बहुत सारे देश, उन देशों में एक अद्भुत अकेला देश, एक स्पेशल देश, और उस स्पेशल देश में बहुत सारे प्रांत, और उन प्रांतों में एक स्पेशल प्रांत, और उस प्रांत के बहुत ढेर सारे शहर, और उन शहरों में एक खास शहर, और उस खास शहर में बहुत सारी बस्तियां, और हर बस्ती में घर और खेत, और उनमें एक खास बस्ती में कुछ लोग 18 साल से गोष्ठियां कर रहे हैं, प्रोग्राम। दोस्तों, ये सफर जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया, ये 14 बिलियन ईयर्स का सफर है। और प्रकृति ने, नेचर ने सबसे खूबसूरत मैटर की फॉर्म जो पैदा की है वो हमारा दिमाग। डेलिकेट, सबसे फ्रेजाइल चीज बॉडी के अंदर आसानी से गड़बड़ हो जाता है, फिर भी इतना मजबूत, और हम इस दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को समझने की कोशिश, ब्रह्मांड को समझने, लेकिन इसी दिमाग का इस्तेमाल करके हम और बहुत सारी चीजें, तो हमें कुछ सवाल पूछने, उन सवालों में ये पूछना होगा कि क्या हमारा दिमाग 14 बिलियन ईयर्स लगा करके प्रकृति ने इसलिए पैदा किया है कि हम अपने को मुल्कों में बांट लें, हम अपने को धर्मों में बांट लें, हम अपने को जातियों में बांट लें, हम लगातार एक दूसरे के साथ हिंसा करें, जंगें करें, हथियार ऐसे पैदा करें जो हथियार न सिर्फ इंसान को खत्म करें बल्कि पूरी जिंदगी को खत्म करें और पूरी धरती को खत्म कर दें। इस छोटे से नन्हे से रेत के जर्रे से भी नन्हे फ्रेजाइल डेलिकेट गेंद को खत्म। ये जवाब विज्ञान ने, इन सवालों का जवाब हमें खुद देना होगा अपने।
मैं आपको ये कहानी कई वजहों से सुनाऊंगा, और उनमें एक वजह यह है कि सवाल पूछने में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनके जवाब क्या इस एवोल्यूशन को हिंदी में विकास, ये जो विकास है 14 बिलियन ईयर्स का, क्या हम इसे आगे ले जाने में एक बूंद का भी इजाफा करें या नहीं? हमें यह सोचना होगा कि हम इस विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं या इस विकास को रोकना। हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे पास जिंदगी का क्या सबसे बड़ा मकसद ये हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड के उसूलों को, जिस तरह ये बना है और जिस तरह ये आगे विकसित होने जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। और अगर ये हमारा मकसद है तो हम इसी को ही विज्ञान, लेकिन ये विज्ञान की अधूरी परिभाषा है। अगर मैं पूछूं, जो मैं पूछता रहा हूं अलग अलग वर्कशॉप्स में, कि आप विज्ञान को परिभाषित करें, तो लगेगा ये बेवकूफ़ी का सवाल। सभी जानते हैं, पढ़ा है हमने स्कूलों में, विज्ञान क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ कई दोस्तों ने बात की लोकतंत्र की। अगर मैं यहाँ पूछूं कि लोकतंत्र से क्या मतलब है, उसकी क्या परिभाषा है, तो हम सुबह से लेकर शाम तक शायद 10 बार लोकतंत्र की बात करते हों, परिभाषित करना मुश्किल हो जाए। यहाँ संस्कृति की बात की गई। अगर आप मुझसे पहले वक्ताओं को सुना है ध्यान से, तो उनके वक्तव्य में हर एक के वक्तव्य से संस्कृति की अलग परिभाषा मिलेगी। एक परिभाषा मिलना मुश्किल है। हम ये मान लेते हैं कि ये सारी चीजें हमें आती हैं। ये सवाल ही बेवकूफी का सवाल है। हम समझते हैं संस्कृति, इन्होंने कहा, मेरी समझ में आ गया संस्कृति किसकी बात कर रहे, होता नहीं है। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से फर्क है, और अमेरिकन डेमोक्रेसी अभी हमें दिखाई दे रहा है कितनी फर्क है। तो लोकतंत्र के भी एक मतलब नहीं। अभी महिला सशक्तिकरण की बात हुई, एक डेफिनेशन नहीं। ये जो परिभाषाएं हैं, ये वक्त के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से बदलती हैं, जाति के हिसाब से बदलती हैं, धर्मों के हिसाब से बदलती हैं। तो मेरे सवाल में कुछ सवाल हैं, और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जो सवाल मैंने बचपन में पूछे वो सिर्फ आपने नहीं पूछे होंगे, आपने जरूर पूछे होंगे, बल्कि इस धरती पर रहने वाला हर बच्चा जरूर पूछता है। जिनमें से 2 उदाहरण मैंने किताब में भी लिए हैं और यहां आपके सामने भी रखा हूं। एक ये है कि जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, जीवित कैसे होती है कोई चीज और कैसे मर जाता है। ये बचपन में हर बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है कि मौत क्या है। और दूसरा सवाल ये कि हम कहाँ से आए हैं, ये ब्रह्मांड क्या है, ये चांद तारे क्या हैं, धरती कैसे बनी वगैरह। पहले सवाल का जवाब हमें मिलता है कि आत्मा अंदर है हर जीवित चीज के,
वो बाहर निकल जाती है, आप मर जाते हैं। ये कितना खूबसूरत जवाब। अभी तक आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास कि आत्मा होती है कि नहीं होती। कोई एक्सपेरिमेंट दुनिया का ये साबित नहीं कर पाया कि आत्मा कोई चीज होती है। पर हमारे लिटरेचर में और आज भी 2-3 लोगों ने आत्मा की बात यूज कर ही लिया, ये शब्द आ ही गए। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल अगर अंग्रेजी में कहूं तो इसकी हिंदी क्या होगी? तो हमारा जो सोच का ढांचा, तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात करूं तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। सवाल क्या है? जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क? उसका एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअली कोई दे रहा है कि आत्मा होती है और वो बाहर आता है। जब तक अंदर है तब तक जिंदा है, जब बाहर आती तो मर गई। ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो जवाब मिलता है कि भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वही चला रहा है। पर यहां तक तो ठीक है। अब बच्चा हरेक ये भी सवाल करता है कि भगवान को किसने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया या गॉड को किसने बनाया। तब 2 तरह के जवाब मिलते हैं। एक जवाब होता है सिंपल, भगवान या अल्लाह या गॉड जिसमें भी आप यकीन रखते हैं वो हमेशा। और दूसरा जवाब मिलता है, बहुत बकबक करने लगे हो, ज्यादा सवाल नहीं पूछने, चुप रहो। और ये जवाब धीरे धीरे हमारे अंदर बैठते चले। तो मेरे सामने सवाल था जब मैं बड़ा हो रहा था कि क्या ये जो अलग अलग धर्मों के अंदर एक्सप्लेनेशन हैं या कॉन्सेप्चुअल मॉडल हैं, सोच के ढांचे हैं, क्या इनमें आपस में कोई रिश्ता है? यानी हिंदुइज्म में एक तरह से एक्सप्लेन किया गया है इन 2 सवालों को, इस्लाम में एक तरह से किया गया है, उससे बहुत मिलता जुलता क्रिश्चियनिटी में है, जुडाइज्म में उससे मिलता जुलता है। ये बड़ी अजीब बात थी कि अलग अलग धर्म जो हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं, लेकिन क्या इन कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स में एक दूसरे में रिश्ता है? तब जाना पड़ा जनजातियों की तरफ, थोड़े धर्मशास्त्र संभालने पड़े, और तब मिलना शुरू हुआ मुझे कि सिर्फ इनका आपस में ही रिश्ता नहीं है, बल्कि जो जनजातियों में एक्सप्लेनेशन है उनके साथ भी इनका रिश्ता है। यानी सबसे पुरानी जो मुझे कहानी मिली, लेखक मिला अफ्रीका की ट्राइब में, उसका कहना है कि पहले दूध की एक बूंद, फिर भगवान आए और उन्होंने पत्थर पैदा किया, पत्थर से लोहा पैदा किया, लोहे से आग पैदा किया, आग से हवा पैदा किया, हवा से पानी पैदा किया, और फिर वो लौट के आए एक और बार, उन्होंने ये सारी चीजें इकट्ठा की और एक इंसान बना। तो इंसान की उत्पत्ति है। ये अगर कहानी आप देखें तो आपको इस्लाम के अंदर भी इसकी जड़ें मिलेंगी, आपको हिंदुइज्म के अंदर भी इसकी जड़ें मिलेंगी। ये कहानी सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात कर रहा हूं, सवाल वही है
ये ब्रह्मांड कैसे पैदा? हमारे यहाँ हिरण्य, कॉस्मिक एग अंग्रेजी में कहते हैं, अंडा। एक कहानी वो, एक कहानी ये है कि यहां से यहां से यहां से इन सारी कहानियों में एक खास बात, और खास बात ये थी कि ये मेटीरियल कंडीशंस, यानी हमारे जो भौतिक हालात हैं, हमारे चारों तरफ जो चीजें, उनके बिना इनको सोचा नहीं जा सकता। ये बहुत क्रिएटिव थी, लेकिन उसके बावजूद आप पहली कहानी जो मैं बता रहा हूं वो ये बताती है कि बिना किसी वजह के या बिना किसी कॉज के कुछ चीज पैदा नहीं हो सकती। इसलिए कोई ना कोई कॉज जरूरी है, कोई ना कोई वजह जरूरी है, तो वजह इसमें भगवान। और भगवान भी पहली कहानी में बिना किसी चीज के नहीं बना सकते। ये तो दूध मौजूद है, या कहीं अंडा मौजूद है, तो या कहीं पर केचुआ मौजूद है, कहीं पर कछुआ मौजूद है वगैरह। तो इन कहानियों में आपस में रिश्ता। अब हमारे भाई ने कहा कि कृषि से जुड़े हुए हैं मामले, तो समाज धीरे धीरे अफ्रीका से निकल करके इंसान अलग अलग हिस्सों में फैलना चाहिए। तो उनके साथ मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि ये मिथक जो हैं वो कृषि से कहीं ज्यादा पुराने। कृषि की इजाद लगभग 10,000 साल पुरानी है, 12,000 ज्यादा से। जिस तरह की कृषि की हम बात करें, उससे पहले भी उगाना शुरू कर दिया था इंसान ने अफ्रीका में भी। हमें मिलते हैं कुछ चावल वगैरह वहां पर, लेकिन ये कि 10,000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। पर मिथकों का इतिहास कहीं ज्यादा पुराना। और इससे जुड़ा हुआ एक अजीब सवाल मेरे दिमाग में उभरा, जिसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं। और वो ये है कि क्या जानवर सवाल पूछते, यानी इंसान ने सवाल पूछना ही कब शुरू किया? अगर हम साइंस की बात माने, बहरहाल पूछना तो शुरू किया, तब फिर उनके कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स और जवाब देने शुरू किए। कोई बाहर नहीं गया था। शुरुआत में जमीन जो थी वो समतल थी। हर एक धर्म के अंदर आजकल बहुत कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो फ्लैट अर्थ यानी चपटी जमीन में यकीन रखते हैं, और कुरान उसकी बात करता है। पर हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं वो सब चपटी जमीन की बात करते हैं। ये चपटी जमीन से गोल जमीन तक पहुंचना कोई बाहर जाके देख के नहीं आया। वो भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, चपटी जमीन भी, और गोल जमीन भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल। यानी सवाल वो नहीं है, और अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम मिथकों को कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स की नजर से देखना शुरू करें तो हमें एक नए तरह की इंसाइट मिलती है, एक नए तरह की समझ पैदा उनके, और तब हमें चारवाक की फिलॉसफी तक लेके जाता है ये सवाल कि तार्किकता क्या है। यानी अब अगर हम सवालों की हिस्ट्री देखना शुरू करें, उनका इतिहास देखना शुरू करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सवालों और जवाबों के इतिहास से हम इंसानियत का इतिहास लिख सकते हैं, बजाय राजाओं के, कृषि के, इनके उनके।
सिर्फ सवालों और जवाबों को देखा जाए तो हम इतिहास एक नया लिख सकते हैं। ये समाज के बदलने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स भी बदलते हैं। यानी जो फ्लैट अर्थ थी वो गोल होने में समाज का बदलाव बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और अगर हम मेसोपोटामिया या इजिप्ट की सिविलाइजेशंस को देखें तो हमें ये पता लगता है कि समाज जैसे बदल रहा है वैसे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का तसव्वुर भी बदल रहा है। समाज में काम का बंटवारा होता है तो बहुत सारे अलग अलग भगवान पैदा हो जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। समाज में जब एक दबा कुचला सेक्शन इकट्ठा होता है और वो परेशान है अपने हालात से, क्योंकि अब तबके बन गए हैं, जातियां बन गई हैं, तो दो तरह के भगवान, बड़े भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब बहुत काम का लोड है हमारे ऊपर, ये नहीं चलेगा, काम का लोड कम कर दें। यानी प्रोटेस्ट समाज में शुरू होता है तो भगवानों में भी प्रोटेस्ट शुरू होता है। और वहां कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमें मिलता है कि भगवान ने जब पेटिशन उनके पास पहुंचा और ये सब इकट्ठा होके गए, जो छोटे भगवान थे उनसे कहा कि हम अब इंसान पैदा करें, तो तुम लोगों की खिदमत के लिए और बाकी सारे काम चलाने के लिए इंसान पैदा किया गया। और सारे भगवान जो हैं वो स्वर्ग में ऊपर चले। एक और बड़ी अजीब कहानी है। जब पुरुष का पूरा वर्चस्व हो गया औरत के ऊपर और औरत को अधीन बना दिया, तब इजिप्ट में एक नया भगवान पैदा हो गया जो महिलाओं के अफेयर्स का भगवान था। उसका काम था महिलाओं के उसूलों को देख रेख करना, उनके उसूल का। तो समाज जैसे जैसे बदल रहा, यानी एक तरफ वक्त के हिसाब से बदलाव आ रहा है समाज में, तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल बदल रहे हैं। और दूसरे, जब फैल रहा है इंसान अलग अलग इलाकों में जा रहा है, तब भी कॉन्सेप्चुअल मॉडल बदल रहे हैं। अब मैं दूसरे हिस्से के ऊपर आता हूं। हम सुबह से लेकर शाम तक सवाल पूछते हैं, ये आदमी कब बंद करेगा, ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, ये आवाज क्यों आने लगी इसमें से गड़बड़, या चाय कब मिलेगी, किताब कहाँ रखी है, मेरा चश्मा किधर है, कहाँ जाना है, लौटेगी तक। हम सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों सवाल पूछते, पर इन सवालों की जिंदगी बहुत छोटी है। यानी पूछा सवाल के वो कहाँ रखा है चश्मा, उधर की तरफ दिखाई दे गया, सवाल की जिंदगी खत्म हो गई। पर ये जो दो सवाल मैंने आपसे कहे, ये सवाल इंसान ने जब से पूछने शुरू किए हैं तब से आज तक पूछ रहा। मैं इन्हें मेटा क्वेश्चन कहता हूं, यानी बड़े क्वेश्चन या सोफिक क्वेश्चन कहता हूं, फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक क्वेश्चन। इन सवालों के को मानवता ने बार बार पूछा और इनके अलग अलग जवाब हैं, लेकिन इनको दो तरह से पूछा। एक सवाल शुरू किए हमने क्यों। जब हम सवाल क्यों से शुरू करते हैं
तब हम पहुंचते हैं अध्यात्म तक। मैं साइंस को दिखाई नहीं। हमारे दो वक्ताओं ने जो बातें की, बल्कि की आप, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में घालमेल करें। वो हो सकता है वक्त की कमी की वजह से हुआ हो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत फर्क है। साइंस ज्ञान है, E=mc², बम नहीं बनाता। ये ज्ञान है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये किसी को फायदा भी नहीं पहुंचाता। ये जानकारी है जो इंसान ने हासिल की कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। पर इसका इस्तेमाल करके मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हजारों टेक्नोलॉजिस्ट को लगा करके बॉम्ब क्रिएट किए गए और हिरोशिमा पर लोगों की जान गई। ये टेक्नोलॉजी और साइंस में फर्क ये है कि साइंस ज्ञान है और टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता बढ़ाने की तरीके, यानी हम ज्यादा दूर तक देख सकें, ज्यादा दूर की आवाजें सुन सकें, ज्यादा महसूस कर सकें, ज्यादा समझ सकें और हमारी बात भी दूर तक जा सके, प्योरिटी बढ़ा सके चीजों की और रफ्तार बढ़ा। टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल, यानी बड़े से बड़ा बम बना सके ये टेक्नोलॉजी, तेज से तेज कार चला सकें या रॉकेट बना सकें ये टेक्नोलॉजी। और यहां पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि साइंस में पॉलिटिक्स नहीं है। ये गलत होगा कहना कि साइंस को पॉलिटिक्स डिटरमिन नहीं करती, बिल्कुल करती, लेकिन टेक्नोलॉजी बिना राजनीति के नहीं रह सकती और राजनेता उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते। उसामा बिन लादेन से आप में से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई? साथ में हम लोग के आदरणीय जवाहर राजा जी और आदरणीय अतिथिगण और सभी इस मंच में उपस्थित सभी व्यक्ति, अभी मेरे पास कुछ कहने और कोई नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि अभी जो जवाहर राजा जी ने जो पूरा बोल दिए साइंस, धर्म और हम लोग का जो अपना संस्कृति के ऊपर जो रखे हैं, तो मेरा और भाषा में कुछ बोलने का, फिर भी मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ इसके विषय पर बोलने का, क्योंकि मेरा सीमित ज्ञान है। एक्चुअली मैं सोशल वर्कर ही हूँ वहाँ के महिलाओं का, और साथ में वहाँ हम लोग का ट्राइब का, क्योंकि असम में कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग और डिमा असम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के वहाँ एक ऑटोनॉमी का मांग भी चल रहा है बहुत सालों से, लगभग 38 साल से चल रहा है। तो इसी के हिसाब से मैं लोगों से जुड़ी हूँ, मैं कुछ एक्टिविस्ट हूँ, तो कल्चर के बारे में मेरा इतना ज्ञान भी नहीं है। फिर भी अभी वहाँ का जो आइडेंटिटी का जो सवाल है, और खास करके ट्राइबल सोसाइटी में आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो पूरा ट्राइबल लैंड आप लोग बोल सकते हैं। वहाँ बहुत ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग हैं। अभी तो कुछ लोगों का तो अपना अपना जो राइट वो बंद तो गया है,
और अभी भी ऐसा है, असम में बहुत सारा जनजाति है। उसी में वहाँ खास करके हिल्स ट्राइबल अभी हम लोग करते हैं। बाकी तो जैसे आप लोग नागालैंड बोलिए, मेघालय बोलिए, अरुणाचल मिजोरम बोलिए, सब तो अलग हो गए हैं, लेकिन हम लोग भी वहाँ बचे हैं। और एक संविधानिक का भी एक प्रावधान है, आर्टिकल 244A के तहत हम लोग का जो ऑटोनॉमस स्टेट का प्रावधान भी है। तो वहाँ एक अभी जो क्राइसिस ये अभी चल रहा है, क्योंकि पूरा देश भर का जो सांस्कृतिक जो जिस तरह एक एग्रेशन है वहाँ में भी है। तो इसलिए हम लोग को अपना जो लोक संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी लोक संस्कृति में हम लोग का जो जनजाति लोगों का जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, जो उसका लाइवलीहुड है, उसी से पूरा जुड़ा हुआ है। कारण जैसे हम लोगों का जो रीतनाउ चिंगी एक डांस वहाँ आप लोग ने देखे हैं, उसी में पूरा लाइफ लाइन माने है इसमें। तो इसलिए हम लोग सभी ये लोक संस्कृति को बचाना है, और साथ में साइंस का भी कैसे अपने हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सके वो भी बहुत जरूरी है। और जो रिएक्शनरी का जो जिस तरह पूरा देश को लोग एकत्रीकरण करने के जो कोशिश है, उसके ऊपर भी हम लोग सभी एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोगों को एक साथ हम लोग अपना पूरा कल्चर को साथ में रख के एक क्या बोले विभिन्न रंग का जो हम लोग का कल्चर है वो आगे ले जाना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अब मैं मंच पर डॉक्टर श्यामा सिंह मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और लोक रंग में आने का अनुभव सुनाएं। प्रोग्राम के आयोजक मुख्य अतिथि गौरव राजन और आप सभी अतिथियों का इस लोक प्रोग्राम कार्यक्रम में आने का एक दिन ये है कि हम विभिन्न अपने देश की विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों से मिलते हैं, उनको सामने देखने का अनुभव मिलता है और एक दूसरे से परिचय बढ़ता है। जो अभी तक अपने प्रदेश तक सीमित था वो देश के विभिन्न भागों से मिलता है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ देखने और समझने की मिलती हैं। इस लोक संस्कृति के जो मिथक है उसके बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूँगी कि जो मिथक गढ़े गए वो हर क्षेत्र में अलग अलग है। आप राम कथा को ले लीजिए तो मूल जो राम कथा वाल्मीकि ने लिखा था वो संस्कृत में था और बहुत संक्षिप्त है। उसको तुलसीदास जी ने अवधि भी लिखा और बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा, उसको बहुत सारे अध्याय बना दिए। छत्तीसगढ़ी में हमें मिला उसमें जो राम कथा है उसमें सीता जी जो है लक्ष्मण को फूलवासन एक फूल है जिसकी महक फैलती है और उसको खोजने के लिए वो भेजती है। तो जो एक ही चीज़ है, कथा एक है, लेकिन विभिन्न अगर हम कंपेरिजन करें, तुलना करें तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से एक ही चीज़ को लोगों ने अलग अलग भाग दिया है। अब उसका करना क्या है कि जो चीज़ें विज्ञान की कसौटी पर सही हैं, जो मिथक हमारे समाज में प्रचलित है, उनको हम रखें और जो अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, उनको बाहर करें। इसका एक यही लाभ होगा। और प्रोफेसर का मैं आपको बुलाता हूँ कि वे मिथक विज्ञान पर बात करें। आइए
नहीं, मैंने कहा कि अध्यक्षीय अनुशासन सुभाष कुशवाहा का नहीं, दिनेश कुशवाहा का तो है, क्योंकि मैं गोष्ठी का अध्यक्ष हूँ। तो भाई जो वक्ता अधिक समय ले रहा है या समय से उधर जा रहा है तो उसको टिप देना और मना कराना करना मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल सभ्यता में किसी भी सभा में बैठने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के पालन करने वाले व्यक्ति को ही सभ्य कहा जा सकता है। तो संचालक को भी उसका पालन करना, आयोजक को भी उसका पालन करना चाहिए। मित्रों, बहुत 5-7 मिनट में मैं अपनी बात बहुत सूत्र में कहूँगा। हमारे देश की क्रांतिकारी और अनुपम कवित्री मीराबाई के जो पद हैं वो कुछ गुजराती में भी मिलते हैं। उनकी 2 पंक्तियां हैं जो मैं गौहर रजा साहब के व्याख्यान के लिए कहना चाहूँगा। वो कृष्ण से कहती हैं कि आमी जन्म जन्मना तरस्या तुम्हें खूब मनाने बदते कि हे कृष्ण, मैं जन्म जन्म की प्यासी थी, पानी के लिए तरस रही थी, लेकिन सुखद ये है कि आप भी खूब मन से बरसे। तो आज लोक संस्कृति, मिथक और विज्ञान पर जो हम लोग सुनना चाहते थे, मैंने कहा कामरेड गौहर रजा से कि आपके लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, हम लोग हर साल यहाँ बकवास करते हैं। तो हर आदमी जानता है कि कौन कितना बोलता है और यहाँ जितने श्रोता हैं लगभग यही रहते हैं, तो उनको मालूम है कि हर वक्ता कितने पानी में है। तो इसलिए हम सब लोग गदगद हैं। मित्रों, लोक संस्कृति हमारे लिए बड़े नहीं है। जो हमारी प्रतिज्ञा है वो ये है कि हम लोक संस्कृति का संवर्धन करना चाहते हैं और उस संवर्धन भी इस रूप में करना चाहते हैं कि वो एक दिन जन संस्कृति में बदल जाए। और जन संस्कृति का मतलब है कि उसमें वैज्ञानिक चेतना हो, उसका एक रैशनल वर्ड हो। तो मित्रों, क्योंकि जो संस्कृति होती है, कहा गौहर रजा साहब ने कि मिथक कृषि से बहुत पहले की, लेकिन संस्कृति कृषि के बाद की है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और उसके बाद कल्चर। तो ये जो संस्कृति है ये शास्त्रों द्वारा संचालित होती है। और सूत्र में बोलूंगा इसलिए कह रहा हूं। और हर शास्त्र शासक वर्ग की सुचिंतित योजना के अनुसार लिखा जाता है। इसलिए जिसे हम अभिजन संस्कृति कहते हैं और जिसे हम लोक संस्कृति कहते हैं, उसको अभिजनों ने गंवारों की संस्कृति कहा। बाद में हमारे थोड़े बहुत जो हमसे संवेदना रखते थे उन लोगों ने कहा कि ग्राम्य संस्कृति। लेकिन इस लोक संस्कृति पर बहुत सारी छायाएं हैं उस संस्कृति की। प्रिय है मुझे किस लिए है लोक संस्कृति? लोक संस्कृति की प्रतिभा या हम सारे लोग क्यों संरक्षण चाहते हैं? क्योंकि बहुत वंचित वर्गों की संस्कृति है। यानी जो संस्कृति है अभिजन की, उसने जिन लोगों को, जो बहुसंख्यक लोग थे, जो जिसे हम 85% 95% कहें, उनको उससे वंचित रखा था, उन्हें वो कल्चर नहीं मानती थी। उन लोगों ने जब अपनी संस्कृति विकसित की तो वो संस्कृति कई जगह सत्ता का प्रतिरोध रखती है। उस सत्ता के प्रतिरोध में कहीं धर्म की सत्ता है, कहीं पुरुष वर्चस्व की सत्ता है, कहीं राजा की सत्ता है। इस तरह उसके प्रतिरोध के लक्षण के कारण लोक संस्कृति हमें प्रचलित और कई वर्षों तक हमने इस पर बहुत सारे लोकगीत और कई लोक कथाएं एक दूसरे को सुनाई हैं कि वो कैसे है। तो ये जान लीजिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य लोक संस्कृति नहीं है। हम उसको
परिवर्तित कर, संवर्धित कर जन चेतना का एकदम सहयात्री बनाना चाहते हैं। मिथकों की बात है मित्रों, राहुल सांकृत्यायन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की 3 दिन की संगोष्ठी चल रही थी, बनारस में वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमको भी बोलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप तो नास्तिक आदमी हैं, कम्युनिस्ट हैं, विधर्मी हैं, आपको हम कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपका बाइलॉज पढ़ा है, आपका संविधान पढ़ा है और उसमें लिखा है कि इसमें शिरकत करने के लिए ब्राह्मण का बेटा होना चाहिए। तो मैं केदारनाथ पांडे सांकृत्यायन गोत्र का व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ वही दे दो और निपटाओ जल्दी से इनको। तो उनको जब मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सारे उपस्थित विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और मैं राहुल सांकृत्यायन ये चुनौती देता हूँ कि भारतीय पुराणों में वर्णित 95% कथाएं कपोल कल्पित हैं, सब मिथ्या हैं और जिसको इस पर मुझसे शास्त्रार्थ करना हो तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। जब 5 मिनट तक कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सबको खुद प्रणाम करता हूँ, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। तो मिथकों का अध्ययन आज से 60 साल पहले शुरू हुआ हो और चाहे जब शुरू हुआ हो, मिथक संसार की हर संस्कृति में है, हर देश काल में वो पैदा होते रहते हैं, लेकिन वे बहुत सशक्त होते हैं। सशक्त इस रूप में होते हैं कि एक बार इतिहास में भी आता, लेकिन मिथक नहीं मिटते, उनका पुनर्जन्म हुआ करता है। कारण क्या है कि मिथकों की दुनिया के पीछे सत्ता का एक बहुत वर्चस्वशाली वर्ग अपने वर्ग स्वार्थों के लिए उसे रिपेयर करता रहता है, पुनर्परिमार्जित करता रहता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो अक्सर उसकी रिपेयरिंग करते रहते हैं और जब वो एकदम रहने लायक नहीं रहता तो नया घर बना लेते हैं। तो ये जो नए नए मिथक जड़ रहे हैं, जैसे एक मिथक ये है कि वेद बहुत प्राचीन है। अरे भाई, छोटा से छोटा विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, वो देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तो पढ़ता है ना, कि देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कब हुआ। तो जब देवनागरी लिपि का उद्भव विकास हो गया तभी तो वेद लिखे गए। तो कैसे कहते हो वेद? जो वेद कहता है कि समय भी नहीं था, अंधकार भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, वही वेद किस वर्ग स्वार्थ में लिखा गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उसका 10वां स्कंद, जिसमें कहता है कि ब्राह्मणों मुखमासित राजन्य बाहुकृत, जो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था कि यहाँ से पैदा हुआ, एक यहाँ से पैदा हुआ, एक यहाँ से पैदा हुआ, एक यहाँ से पैदा हुआ। वो कहता है कि चंद्रमा मंस हो जाता, किसी की भी शादी इस मंत्र के बिना नहीं हुई होती। चंद्रमा मंस हो जाता, सूर्यो चाक्षुष सूर्यो आ जाएगा, और वो कैसे हवा पैदा हुई, कैसे पता। तो ये सारे मिथक दुनिया के, चाहे वो इस्लाम के मिथक हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के मिथक हों, चाहे हिंदुओं के मिथक हों, ये सब तो बताते हैं कि दुनिया कैसे पैदा हुई। लेकिन इनसे पूछ लीजिए कि ये पंखा कैसे बना तो कोई नहीं बताए, सिरदर्द की दवा कैसे बनी तो कोई मिथक नहीं बताएगा। लेकिन वो मिथक बता देगा कि सूर्य द्वारा तिलक कब होगा, कैसे होगा। शीशा लगा लिया और वहां से परिवर्तित करके वहां गिरा दिया है। तो छोटे छोटे लड़के ठेला करते हैं, हम लोग कागज जलाते थे, जैसे कामरे सिगरेट जलाते हैं। तो उस शीशे को से सूर्य का अभिषेक हो रहा है। तो ये भी वेद जिन दिनों, वेद किसी एक आदमी के लिखे नहीं है, न वेद व्यास के लिखे हैं, न कोई ब्रह्मा के लिखे हैं। उसी समय चारवाक परंपरा के ऋषियों ने कहा कि त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भंडा निशाचरा। उस समय 4 वेद नहीं लिखे गए थे, तब तक 3। उन्होंने कहा कि ये तीनों वेद लिखने वाले यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो धूर्त हैं, भाण हैं और निशाचर। तो एक चर्चा लगातार उस तरह से बनती रही। अब सबसे बड़ा मिथक जिसने संसार को मारा, अब जब तक पाप धोने की सुविधा रहेगी तो हर बार आने साल जो कुंभ लगेगा वो बार बार 144 साल बाद लगता है।
कुछ लोगों ने धर्मयुग की उस प्रति का फोटो खींच के दिखाया कि जब 1977 में कुंभ लगा था तब भी लेख छपा था कि 144 वर्ष बाद हो रहा, और ये जो 24 में हो रहा है तब भी छप रहा अखबारों में कि 144 वर्ष हो रहा है। तो ये 144 वर्ष मिटता ही नहीं, और जब तक पाप धोने की सुविधा रहेगी मृतकों में तब तक लोग बड़ा निश्चिंत होकर पाप करते रहेंगे। कई एक शायर है उपाध्याय जी लिखिए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी संसद में ये दोनों शेर सुनाए गए कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, वो सरयू ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। भाई जब पता चल गया, लेकिन देखिए इतने हमारे यहाँ एक मौलवी जी हमारे यहाँ रोज अजान होती है, हमने कहा यार ये रोज 5 बजे जगह देता है, जो भी अजनबी पट्टी में जगह तो रोज 4 बजे जगह देता है। अभी आज की थोड़ी समस्या है, गालिब ने लिखा कि वस्ल के सब पिछले पहर हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा आ जाए, जब अच्छी सबसे अच्छी नींद आती है 4 बजे उसी समय कर रहा। अब वो बात कबीर को उतने दिनों पहले समझ में आ गई कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, अताचर मुल्ला बांट दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो तब तो केवल ऊपर चढ़ के बोलते थे, माइक लगा के बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा आई नहीं, और ये देखिए भी मिथक है, रामचरितमानस भक्ति काल का एक अच्छा ग्रंथ काव्य है या खराब काव्य है, इसकी बहस छोड़ के एक मिथक ये बना दिया गया कि वो धर्म ग्रंथ है। तो तमाम पुस्तकों को धर्म ग्रंथ बना देते हैं। धर्म ग्रंथ सारे मिथक कहते हैं कि स्वर्ग है और नरक है। कुछ इस तरह फरमाते हैं तस्वीर जन्नत की कि जैसे हजरते नासिर वहीं के रहने वाले। कोई भी तकरीर करता है, कोई भी आदमी भाषण देता है तो ऐसे बोलता है जैसे वो स्वर्ग से अभी भी लौट के आया हो। जैसे अभी आप गोरखपुर घूम के आए हो और बता रहे हो कि गोरखपुर में गोलघर कहाँ है, वैसे वो सब बता देता। लेकिन बार बार इनका प्रतिरोध भी रहता है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि उम्मीदें हूर में, हमने भाषण सुने साहब कि नौजवानों क्या अपने मनहूस बीवियों के चेहरे देखते रहते हो, चलो जिहाद के रास्ते में आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, और वहां हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। 72 हूरें। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि उम्मीदें हूर में, उम्मीदें हूर में जहां लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। अल्लामा ने लिखा कि उम्मीदें हूर ने सब कुछ, उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइफ को। उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइफ को। ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले, तो ये जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वहां से आता, जब तक वो महकने नहीं लगता है, अब भगवान तो कोई प्रतिरोध करेंगे नहीं ना कि महक रहा है यार आप क्यों चढ़ा दिया, और ग्राहक करेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, महक रहा है, तो 7 दिन तक तो आता जाता है। तो मित्रों ये जान लेने की जरूरत है, इसमें कहीं दुखी या कष्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम तो जैसे रहे तैसे जी लिए, हमारे आने वाले बच्चे कम से कम इस छंद में न पड़े और वो इससे बाहर निकल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहा आइए लाल जी को और उनको राम जी को बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मृतकों की गली उपाय इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ काफ़ी अच्छी बातें हुई। दोहरे बरसात को हम लोगों ने सुना, और दिनेश भाई तो हमेशा प्रत्युत्पन्नमति की बात था, इसलिए मैं उनको महाकवि बोलता हूँ। तो उन्होंने भी शानदार बात कही, और कुछ कहने को है नहीं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल फिर आइएगा
और अगले साल मैं भी आऊँगा और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।